कुछ मीडिया चैनल और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बाहर कश्मीर पे हमले किए और कुछ मीडिया चैनल जिन्होंने कश्मीर को बदनाम करना चाहा। उसके बावजूद सोशल मीडिया में इतनी पावर है, उन्होंने सच्चाई बाहर लाई, वरना कश्मीरियों पे ऐसा टैग लगने लगा था कि मानो ये कश्मीर नहीं किया है। उस पर आप लोगों ने या आपके जो बीजेपी के लोग हैं उनने कुछ नहीं कहा, उन चैनलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको, पूरी बात के ऊपर आऊँगा। वो एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उस नैरेटिव को फिर दाडान जैसा न्यूज़पेपर पाकिस्तान से उठाता है। बच्चों पे कश्मीरी बच्चों पे बिजनेस वेंडर्स पे हमले हुए, उस पे भी आऊँगा, उस पे भी आऊँगा। हाँ या ना? बिल्कुल, मैं बताऊँगा, बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। सबसे पहले हुए कि नहीं हुए? मैं सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करूँ? हमले की बात नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ हमले, मैं आपके सामने, लेकिन कोई एक भी एफआईआर नहीं लगा। मैं मानता हूँ कोई एक आधा इंसिडेंट ऐसा हुआ, एक आधा नहीं, बहुत एक आधा ही जनाब, एक से ऊपर मसले हुए। और लेकिन आप तो कहते हैं बार बार हम कश्मीरियों के साथ हैं, लेकिन कोई एफआईआर लगी नहीं। एक बात मुझे बताओ, एक बात ना पूछो, घर के अंदर भी अगर आप अपने जॉइंट फैमिली में रहते हैं, घर के अंदर अगर दो छोटे बच्चे किसी टाइम पे अगर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो क्या बड़े एक दूसरे का सिर फाड़ेंगे? अरे कहीं एक आधा इंसिडेंट हुआ भी अगर इसको कार्रवाई होती आपको लगता है नहीं, आप मुझे बताओ, कार्रवाई होती तो मसला। यही तो एक नैरेटिव था जो पाकिस्तान भी वहां से चला रहा था। यही तो नैरेटिव था कि वो 26 लोगों की, उस नैरेटिव को कश्मीर ने मुंहतोड़ जवाब दिया और कश्मीरी 30 या 32 साल के बाद पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए और हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया। मैं मानता हूं और कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं। फर्स्ट टाइम आप मानते हैं कश्मीर में ऐसा हुआ? अब मैं बार बार कश्मीर के लोगों से एक अपील करता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जो नापाक मुल्क है, एक तो नाम इसका पता नहीं किसने पाकिस्तान डाला, ये नापाकिस्तान, इसका नाम चेंज करना चाहिए, नापाक मुल्क का नापाकिस्तान नाम होना चाहिए। ये कब कश्मीरियों के साथ, इसने कब आज तक कश्मीरियों के साथ इंसाफ किया? जरा मुझे इस चीज़ का जरूर जवाब दीजिए। जो पहले इन्होंने धर्म की आड़ ली, उसके बाद कश्मीरी मुसलमानों का भी लहू बहाया। इसमें क्या गलत है कि 1.5 लाख कब्रें जो आज कश्मीर में बनी है, ये पाकिस्तान की वजह से बनी है? हमने 22 मिनट में गिरा दी तुम्हारी इमारत। हमने पाकिस्तान को बोल रहा हूँ कि हमने 22 मिनट में गिरा दी तुम्हारी इमारत। अब बरसों लगेंगे तुम्हें मलबा हटाने को, और उन मलबे के नीचे से, उस मलबे के नीचे से निकलेंगी टेररिस्टों की लाशें। अब तुम्हें जहमत नहीं करनी पड़ेगी उन्हें दफनाने को। तो हमने 22 मिनट में कर दिखा दिया मोदी जी क्या कर सकते हैं। कोई आईबी नहीं, कोई एलओसी, घर पे जाकर ठोका इनको, और पॉइंट उसी पॉइंट पे ठोका, 1 इंच इधर नहीं, 1 इंच उधर नहीं। आज सबसे ज़्यादा टेररिस्ट किस कारण फ्रस्ट्रेट हैं कि पूरे पाकिस्तान में जहां वो समझते थे खुद को सेफ है, तो मैं इस नापाक मुल्क को, इन टेररिस्टों को बताना चाहता हूँ, जहां मर्जी जिस मर्जी चूहे की बिल में तुम छुप जाओ, तुम्हें वहीं पर ठोकेंगे और तुम्हें कोई पाकिस्तान, कोई तुम्हें शहबाज शरीफ, कोई आसिफ मुनीर जैसा इंसान तुम्हें बचा नहीं पाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिसमें 26 जानें चली गई, उसके बाद पीएम मोदी ने बिहार में रैली करते हुए कहा था कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और हूबहू वैसे ही हुआ। 7 मई के रात को जिस तरह से पाकिस्तान के 9 जगहों पे, आतंकवादी जगहों पे टारगेट किया गया और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया और लगभग 9 आतंकवादी कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सक्सेसफुल रहा, उसके बाद देश भर में तिरंगा रैलीज हो रही हैं और कश्मीर में लगभग 30-32 साल के बाद पहली बार पहलगाम हादसे के बाद कश्मीरी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा है और कहता है कि हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तानी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह सक्सेसफुल रहा और 30-32 सालों के बाद कश्मीरी हाथों में तिरंगा और कहता है हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो उसकी तो सराहना मैं करना ही चाहूँगा, और ऐसी बात नहीं है, हमेशा से ही कश्मीर के दिल में हमेशा तिरंगा था और ये जज्बा ज़रूर था। हाँ, कुछ लोगों ने बीच में ज़रूर इस तरह का एक फाल्स पाक प्रोपोगंडा चलाया जिसके चलते पूरे के पूरे कश्मीर के लोगों को बदनाम करने की एक साजिश की गई। ऐसा नहीं है। जब आप देखें, जब हिंदुस्तान का भी विभाजन हुआ तो कश्मीर के लोगों ने अपने इस वतन को, हिंदुस्तान को चुना था, ना कि पाकिस्तान को चुना था। तो हमें ये चीज़ माननी चाहिए हमेशा। वो हुबले वतनी का जज्बा मैक्सिमम सभी लोगों के अंदर है। अब 1, 2 या 4% किस तरह के लोग हैं उनका पर्दाफाश हो ही चुका है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि पहलगाम के उस मैसेक्योर के बाद जब ये चीज़ देखी गई आपके सामने कि जिन मासूमों का रक्त बहाया गया, जिन मासूमों का कत्ल किया गया, उनका धर्म पूछकर कत्ल किया गया, उसके खिलाफ पूरे का पूरा कश्मीर उठा। और मैं मलिक साहब आपसे शेयर करना चाहता हूं कि उस अनफॉर्चुनेट शाम को, उसी समय मैं पहुंचा सबसे पहले अनंतनाग में। मैं और मेरे संगठन मंत्री हम सबसे पहले थे जो अनंतनाग हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां पर जो हमने देखा, कुछ लोगों के ट्रीटमेंट चल रहे थे, कुछ का ट्रीटमेंट हो चुका था, 2 की सर्जरीज उस समय चल रही थी, और मैंने जो देखा दुख दर्द उनके सगे संबंधियों का था। और काफ़ी लोग, हमारा तो पूरे का पूरा यूनिटी वहाँ पर था कि अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े, कहीं रक्त की ज़रूरत पड़े, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो सभी के सभी लोग अवेलेबल थे। और मैंने उस दिन भी जो बयान दिए थे, मैं फिर से आपके चैनल पे दोहरा देता हूँ, क्योंकि सभी चैनल्स पे मैंने एक बात कही थी कि हमारा तो जो इन्होंने वहाँ पर नुकसान किया, अब जो लोग तो इस दुनिया से चले गए, उन बेचारों को तो इतना बड़ा दुख है कि हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, वो कष्ट कभी दूर नहीं होगा।
लेकिन आज पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये बता दिया कि उनको सबसे ज़्यादा अगर कुछ पसंद है तो वो कश्मीरियों की बर्बादी, कश्मीरियों का लहू और कश्मीरियों का रक्त। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने वो काम किया और कश्मीरियों के पेट पे लात मारने का काम किया, क्योंकि टूरिस्ट को मारना समझ ले दूसरे की रोजी रोटी के ऊपर लात मारने के बराबर। लेकिन उन्होंने तो किया, लेकिन जिस तरह से कुछ मीडिया चैनल और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बाहर कश्मीरियों पे हमले किए और कुछ मीडिया चैनल जिन्होंने कश्मीर को बदनाम करना चाहा, उसके बावजूद सोशल मीडिया में इतनी पावर है, उन्होंने सच्चाई बाहर लाई, वरना कश्मीरियों पे ऐसा टैग लगने लगा था कि मानो ये कश्मीर नहीं किया है। उस पर आप लोगों ने या आपके जो बीजेपी के लोग हैं उनने कुछ नहीं कहा, उन चैनलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अभी भी अगर आपको दिखाऊं तो शायद उसके बाद के मेरे अगर आपको बयान नज़र आएंगे। एक पर्टिकुलरली एक वेबसाइट है जो कोई वहाँ का एक स्टूडेंट एसोसिएशन का कोई ग्रुप चलाता था, उस ग्रुप के अंदर वो चीज़ों को एक फ़ॉल्स प्रोपोगंडा चलाया गया, फ़ॉल्स प्रोपोगंडा चलाया गया, जिसके अंदर कुछ पुराने केसेस को आगे किया गया और फिर वो सारे का सारा बच्चों पे हमले हुए, कश्मीरी बच्चों पे। मैं बताता हूँ आपको, पूरी बात के ऊपर आऊँगा। वो एक फ़ॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उस नैरेटिव को फिर दाडान जैसा न्यूज़पेपर पाकिस्तान से उठाता है। बच्चों पे कश्मीरी बच्चों पे बिजनेस वेंडर्स पे हमले हुए, उस पर भी आऊँगा, उस पर भी आऊँगा। हाँ या ना? बिल्कुल, मैं बताऊंगा, बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। सबसे पहले हुए कि नहीं हुए? मैं सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करूँ? हमले की बात नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ना हमले, मैं आपके सामने, लेकिन एक भी एफआईआर नहीं लगा। मैं आपके सामने इस बात पे आ रहा हूँ। देखिए, बात ये आती है कि मैंने बताया सबसे पहले एक प्रोपोगंडा क्रिएट किया गया, वो प्रोपोगंडा की पूरी वेबसाइट और सब कुछ मैंने एक्सपोज की थी सबके सामने। उसी न्यूज़ को द डॉन चलाता है, उसी न्यूज़ को द वायर चलाता है और बाकी न्यूज़पेपर चलाते हैं, और वो सभी के सभी को पुराने केसेस को मिला मिलू के और ऐसा करके किया गया। मैं मानता हूँ कोई एक आधा इंसिडेंट ऐसा हुआ, एक आधा नहीं, बहुत एक आधा ही जनाब, एक से ऊपर नहीं हो सकता हुए। और लेकिन एक आप तो कहते हैं बार बार हम कश्मीरियों के साथ हैं, लेकिन कोई एफआईआर लगी नहीं। एक बात मुझे बताओ, एक बात मैं आपसे पूछना कोई चाहता हूँ, FIR घर के अंदर भी अगर आप अपने जॉइंट फैमिली में रहते हैं, घर के अंदर अगर दो छोटे बच्चे किसी टाइम पे अगर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो क्या बड़े एक दूसरे का सिर फाड़ेंगे? अरे कहीं एक आधा इंसिडेंट हुआ भी अगर इसको कार्रवाई होती आपको लगता है? नहीं, आप मुझे बताओ, कार्रवाई होती तो मसला यही तो एक नैरेटिव था जो पाकिस्तान भी वहां से चला रहा था। यही तो नैरेटिव था कि वो 26 लोगों की, उस नैरेटिव को कश्मीर ने मुंहतोड़ जवाब दिया और कश्मीरी 30 या 32 साल के बाद पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए और हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया। मैं मानता हूं और कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं। फर्स्ट टाइम आप मानते हैं कश्मीर में ऐसा हुआ? मैं सबसे पहली बात उसके ऊपर मेरे आप सभी बयान निकाल के देखिएगा। सबसे बड़ी बात आती है, क्या वो जो 1% का इंसिडेंस है, वो जो निर्मम हत्या वहां पर की गई, क्या आपको उसके साथ उसको मिलाना चाहिए? अगर 1% का, मैं फिर भी केस कह रहा हूं, फैमिली के अंदर दो बच्चे कई बार आपस में लड़ पड़ते तो उसको हम उसके साथ कंपैरिजन कर दें जिन लोगों का वहां पर लहू बहाया गया। ये नैरेटिव चला पाकिस्तान से, द डॉन ने चलाया, द वायर जैसे न्यूज़पेपर से चलाया और उसी फेक वेबसाइट को चलाया गया जिसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन हम ये आते हैं कि हमारी जिम्मेवारी ये थी, जो लोग इस तरह का मतलब जो प्रोपोगंडा है, जो मसले हो रहे हैं, उनको कार्रवाई करना, रोकना। एक आधे पे कार्रवाई होती तो किसी पे हमला नहीं होता। मैं वही तो बता रहा हूँ, कार्रवाई तो यही थी, वो जिसने चलाया उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ, उसको कम से कम आप उन 26 जो निर्मम वहाँ पर जो रक्त बहाया गया, जो लहू बहाया गया, उसके साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करना ही सबसे बड़ी गलत बात आती है। अब मेन जो बात आती है कि इसके बाद क्या हुआ। अब मैं बार बार कश्मीर के लोगों से एक अपील करता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जो नापाक मुल्क है, तो नाम इसका पता नहीं किसने पाकिस्तान डाला, ये नापाकिस्तान, इसका नाम चेंज करना चाहिए, नापाक मुल्क का नापाकिस्तान नाम होना चाहिए। ये कब कश्मीरियों के साथ, इसने कब आज तक कश्मीरियों के साथ इंसाफ किया? ज़रा मुझे इस चीज़ का जरूर जवाब दीजिए। खासकर इंटेलेक्चुअल तबके से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हम शुरू हो जाते हैं 47 के बाद, हम शुरू हो जाते हैं कवालियों का अटैक। वो कवाली भी उस टाइम के वैसा ही था जैसे आज के पाकिस्तान की आर्मी जिनको आगे करती है, और टेररिस्टों के जनाजे के अंदर इनका आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ उनके जनाजे को कांधा देते हैं। ये वैसे ही है, पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों का एक ही हिसाब किताब है। जो टेररिस्टिज्म को ग्लोरीफाई करते हुए जो देश का प्रधानमंत्री और देश का जो उनका हेड ऑफ आर्मी है, जब उनके जनाजे को कांधा देता हो, आप समझ सकते हो कि टेररिस्ट में और पाकिस्तान की आर्मी में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आती है बात हमारी कश्मीरियों की। क्या आज तक कभी भी पाकिस्तान ने ये चाहा कि कश्मीरी फले फूले या कश्मीरियों का भला हो? मैं पीछे ले जाना चाहता हूं आप सबको, मेरी गुजारिश है, मेरी बात को 2 मिनट निकाल के जरूर सुनिएगा। हम शुरू होते हैं जब कवाली अटैक हुआ, बारामूला से अटैक हुआ, वो तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए मकबूल शेरवानी का, जिसको इतिहास की किताबों में दफन कर दिया गया। उसके बारे में कभी किसी ने बात की। अगर मकबूल शेरवानी ना होता, ये पाकिस्तान भूखा नंगा मुल्क का श्रीनगर में आके बैठा होता और आज कश्मीर का भी वही हाल होता जो उस तरफ के कश्मीर का है या पाकिस्तान की बाकी रियासतों का है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं 2 मिनट लूँगा मलिक साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीर के लोगों से ये बात करना बड़ी ज़रूरी है। 87 पे चलते हैं, 87 के बाद के एपिसोड पे चलते हैं। कुछ लोग यहाँ से पार गए, पार जाके हथियार उठाकर लाए। अब जो हथियार उठाकर लाए, सबसे पहले कश्मीरी हिंदुओं के वहाँ पर कत्लो गारत की गई। जब कत्लो गारत की गई, टीका लाल टपलू, गिरिजा टिक्कू, इन सबको उनके धर्म विशेष के कारण ही वहाँ से निकाला गया। उसके बाद क्या किया?
पहले इन्होंने धर्म की आड़ ली, उसके बाद कश्मीरी मुसलमानों का भी लहू बहाया। इसमें क्या गलत है कि 1.5 लाख कब्रें जो आज कश्मीर में बनी है ये पाकिस्तान की वजह से बनी है, ये पाकिस्तान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं आना चाहता हूं कि सोचिए कितना बड़ा दुश्मन है कश्मीरियों का पाकिस्तान, कि जब कश्मीर अमन सुकून सुख चैन की 2019 के बाद उसने जब सांस लेना शुरू की, कश्मीर में तरक्की होना शुरू हुई, G20 होना शुरू हुआ। आप सब जानते हैं पिछले 4-5 साल में कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पुराने लोन दे दिए और नए होटल खड़े किए, और सब कुछ जब हर जगह पे टूरिस्ट कितना आया, 2.5 करोड़ सैलानी, फिर 4 करोड़ सैलानी, इतना टूरिस्ट आ रहा था। बैकबोन तो हमारी टूरिज्म है। जब पाकिस्तानियों को ये लगा जिस दिन कश्मीरी के पास पैसा आ जाएगा, जिस दिन कश्मीरी वेल ऑफ हो जाएगा, वो हमारी बातों में कैसे बरगला सकेंगे, उन्होंने पेट पे लात मारी और पहलगाम करके दिखाया। यहाँ से पता लग गया कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों का भला नहीं चाहता। अब लास्ट में 1 मिनट लेके अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। अभी ये भी आप देख लीजिए, जब 10 जिलों के ऊपर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया, अगर हिंदुस्तान का सिस्टम ना होता और ये 10 के 10 ड्रोन अटैक में कामयाब हो जाते, कितने मासूम कश्मीरियों की फिर से जान जाती। तो कभी ख्वाब में भी सोचिएगा ये नापाक मुल्क कभी कश्मीरियों का सगा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस आप पे इल्ज़ाम लगाती है कि भाजपा ने कहा 370 के बाद माहौल ठीक होगा, और कुछ दिन पहले अमित शाह साहब आए थे, कहा कि जो टेरर अटैक्स हैं उनमें डिक्लाइन आया, शांति हो रही है फिर से बहाल। तो ये इस तरह के इंसिडेंट क्यों हुए? जिम्मेवार आपको ठहराया, मतलब आपके पास सिक्योरिटी सारी है, आपको जिम्मेवार ठहराया। देखिए मैं तो कहीं ना कहीं अमित शाह साहब ने ये भी मानी चूक हुई है। देखिए मैं खुद मानता हूँ उन सब बातों को, कि एक चीज़ तो मानना पड़ेगी हमारे को, कि हमारे को आज पूरी दुनिया के अंदर मुझे वो एक मुल्क का बता दीजिए जो कि हम 101% टेररिज्म फ्री है। अगर न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स के अंदर दिन दहाड़े कोई जहाज़ लेके घुस सकता है, तो आज इन टेररिस्टों से कोई भी बचा नहीं है। दुख की बात ये, जिन मुल्कों को इन्होंने, जिनके ट्विन टावर्स के अंदर भी जाकर इन्होंने इनके ऊपर हमला किए, आज वो मुल्क भी इनके सामने अभी भी इनकी मदद के लिए इन जैसे लोगों के लिए जा रहे हैं। ओसामा बिन लादेन कहाँ से मिला? पाकिस्तान से मिला, अटाबाबाद के पास मिलिट्री स्टेशन के पास से उसके मिला। बावजूद लेकिन तो आज भी देखें इनको लोन मिल गया। वही तो बात है, देखा ना, मुझे तो लगता है इसका नाम ही चेंज करके IMF की जगह ITF करना चाहिए। लेकिन बात ये आ रही है कि सोचने की बात तो ये है, जिनको खुद इतना बड़ा जख्म मिला हो, अगर वो भी अगर आज इन सब चीज़ों के अंदर आएंगे, तो ऐसे मुल्क के लोगों को सोचना पड़ेगा। एक और सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस कह रही बार बार कि स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए और हम बातचीत करें, सारे जो डील किस चीज़ पे नेगोशिएट हुई, कैसे हुई, और जो ट्रंप है उसको चौकीदार किसने बनाया। हिंदुस्तान को खुद ऐलान करना चाहिए था कि हमने सीज़ फायर किया, बजाय इसके कि ट्रंप ने पहले सीज़ फायर का ऐलान किया, उसके बाद यहाँ पे सीज़ फायर हुआ। तो ये कहते हैं कि जब 1971 में इंदिरा गांधी थी, उसने उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उनका प्रेशर नहीं माना, उसके बावजूद पाकिस्तान के 2 फाड़ किए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। लेकिन आज कि जब मोदी जी कहते हैं 56 का सीना है, तो आज उन्होंने ट्रंप की बात क्यों मानी? आज अगर एक दिन में उन्होंने वॉर किया, सेकंड डे ख़त्म क्यों कर दिया? देखिए मोदी जी ने क्या किया वो मैं एक शेर के साथ आपके लोगों को बताना चाहता हूँ। शेर कुछ और है, लेकिन जो मेरा इसमें बनाया हुआ शेर है कि हमने 22 मिनट में गिरा दी तुम्हारी इमारत। हमने पाकिस्तान को बोल रहा हूँ कि हमने 22 मिनट में गिरा दी तुम्हारी इमारत, अब बरसों लगेंगे तुम्हें मलबा हटाने को, और उन मलबे के नीचे से, उस मलबे के नीचे से निकलेंगी टेररिस्टों की लाशें। अब तुम्हें जहमत नहीं करनी पड़ेगी उन्हें दफनाने को। तो हमने 22 मिनट में कर दिखा दिया। मोदी जी क्या कर सकते हैं? कोई IB नहीं, कोई LOC, घर पे जाकर ठोका इनको, और उसी पॉइंट पे ठोका, 1 इंच इधर नहीं 1 इंच उधर नहीं। आज सबसे ज़्यादा टेररिस्ट किस कारण फ्रस्ट्रेट है कि पूरे पाकिस्तान में जहां वो समझते थे खुद को सेफ है, तो मैं इस नापाक मुल्क को, इन टेररिस्टों को बताना चाहता हूँ, जहां मर्जी जिस मर्जी चूहे की बिल में तुम छुप जाओ, तुम्हें वहीं पर ठोकेंगे, और तुम्हें कोई पाकिस्तान, कोई तुम्हें शहबाज शरीफ, कोई आसिफ मुनीर जैसा इंसान तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन एक और सवाल कांग्रेस आपको पूछती है, अगर आपने 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे, 9 से ज़्यादा कैंप को आपने तबाह कर दिया, क्या इस चीज़ की गारंटी लेते हो आप कि अब टेररिस्ट हमले कश्मीर में नहीं होंगे, अब टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि अगर ख़त्म नहीं होगा तो वॉर को बढ़ाया क्यों नहीं? आपके पास बलूचिस्तान आर्मी ने सपोर्ट दिया था आपको कि आप चलिए, हम आपके साथ हैं। देखिए जब आप पेस्टिसाइड करते हो ना घर के अंदर, तो आप कहोगे 100% सारे कॉकरोच मारे जाते, नहीं मारे जाते। कोई 1, 2, 4 कॉकरोच पीछे बाहर रह जाते हैं, उनको फिर चिमटे के साथ टक करके मारा जाता है, जिसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अभी 3 कल परसों ही ठोके हैं। तो वो काम किया जाता है, पेस्टिसाइड किया हुआ है, अब आगे से ध्यान रखा जाएगा। अब बड़ी बात है कि जहाँ से ये कॉकरोच निकलते हैं वहीं पर ठोकेंगे इनको जाके। तो इन कॉकरोचों को, पाकिस्तान के भाड़े के टटुओं को, आसिफ मुनीर को, और मैं शहबाज शरीफ को कहना चाहता हूँ, तुम कॉकरोच पैदा तो करो, जहाँ पैदा करोगे वहीं पर ठोकेंगे इनको आके। और मैंने लोगों से बातचीत की, जिस तरह से पाकिस्तान ने एक नाजायज़ हमले किए सिविलियन एरियाज़ पे, वो लोग कहते हैं कि अगर अब हिंदुस्तान ने हमला कर दिया था
तो इसको एंड तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे लोग भी मारे गए, 26 पहलगाम के लोग भी मारे गए, हमारे मकान भी तबाह हो गए। एक ही बार हम चाहते थे कि इस मुसीबत से खुलासा हम POJK को वापस लाएं, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। देखिए, इस चीज़ों के अंदर बात ये आती है कि लम्हों ने गलतियाँ की और सदियों ने सज़ा पाई। अब जो बातें कर रहे हैं तो POK दिया किसने था, मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सभी चैनल्स के ऊपर, क्योंकि ये एक वॉर लाइक सिचुएशन थी, और मैंने सभी चैनल्स के ऊपर मैंने कांग्रेस की तारीफ़ की है। ये देख लीजिएगा आप, चाहे मेरे बाकी नेशनल चैनल्स भी हैं सारे के सारे। मैंने इसलिए तारीफ़ की कि जब इस तरह की आपदा की घड़ी मेरे हिंदुस्तान पर आई तो लोगों ने सबसे पहले अपने वतन के साथ खड़े रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हम एक साथ अपने देश के साथ खड़े रहे। अपोजिशन पार्टीज़ की, खासकर मैंने कांग्रेस की सराहना की। मैं जो लोकल कोई लीडर इधर उधर बोल रहे हैं, मैं उनके मियाँ तारिक हमीद करा साहब ने जो स्टेटमेंट दी, मैं उनका रेलेवेंस नहीं समझता। जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से जो एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपनी भारत फौज के साथ खड़े, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, मैं सराहना करना चाहता हूं, और मैं इस मौके पर इस पर बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहता। लेकिन अभिजीत जी, जिस तरह से बॉर्डर पे, LOC पे जो लोग रहते हैं, उनका इतना नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लोग मारे गए, और जो घर है वो सेफ नहीं रहने के लायक, शेल गिरे उन पे। मैंने बातचीत की लोगों से, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लीडर्स आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, ये सेल्फी पॉइंट बन गया है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि कब मुआवजा मिलेगा, कोई एसेस नहीं कर रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। वो कहते हैं कि टीम आनी चाहिए, एसेस करें कि कितना नुकसान हुआ, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी यही कमाई होती है ज़िंदगी की कि वो एक मकान बनाते हैं। उस मकान पे जब पाकिस्तान का शेल गिरता है, वो मकान सेफ़ नहीं रहा। अब उनके आपको लगता है कि उस पर एक टीम बननी चाहिए जो एसेस करे उस रिपोर्ट को, और वो दिल्ली भेजे, एक स्पेशल पैकेज दी जाए PM पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर को, और उनको मुआवजा मिले उतना 1 या 2 लाख नहीं, कम से कम 10-15 लाख से ऊपर। देखिए, 10-15 लाख ही क्यों, मैं तो ये कहता हूं कि जितना जिसका नुकसान हुआ उसको ज़रूर देना चाहिए मुआवजा, उसको पूरा मिलना चाहिए मुआवजा। अब जिनके तो सगे संबंधी चले गए दुनिया से, अब वो बेचारे 2 मासूम बच्चे थे, जुड़वा थे, एक ही दिन पैदा हुए थे, वो दोनों बच्चे, उनका इतना बड़ा दुख है, इसका तो कोई भी दुनिया में भरपाई नहीं कर पाएगा। वो दुख तो हमेशा के लिए उनको रहेगा। हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर आप अगर किसी का मुआवजे से किसी की मदद कर सकते हैं, किसी का घर अगर सेफ़ नहीं है रहने के लिए, वो मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर था जिसके ऊपर हमला हुआ, वो मस्जिद थी जिसको, वही बड़ी प्राचीन मस्जिद थी, उसके ऊपर अटैक हुआ, उसको भी, और नंगाली साहब, डेरा नंगाली साहब, मेरा तो बड़ा पुराना नंगाली साहब के साथ एक रिश्ता भी है उस गुरुद्वारे के साथ, कि छोटे कहाँ मतलब 15-16 साल की उम्र में मुझे कई बार वहाँ पर जाके सेवा करने का मौका मिला। जब भी पूंछ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ, उस मंदिर में भी जाता हूँ जो प्राचीन मंदिर है। इनको भी वापस उनके फॉर्म के अंदर जैसे वो थे वैसे बनाने चाहिए। और बड़ी बात ये आती है कि देखिए, जब ये अटैक हुआ, इस अटैक ने ना मंदिर को बख्शा, ना मस्जिद को बख्शा, ना गुरुद्वारे को बख्शा। यही मेरा हिंदुस्तान है। मुझे याद आ गया बगलेहार जब डैम बन रहा था, मैं डोडा बड़ा ऑफनली जाया करता था। जब वो पानी बढ़ना शुरू हुआ ना, तो पुल डोडा में उन दिनों मार्केट हुआ करती थी, तो मैं हमेशा देखता था जब आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ना शुरू हुआ तो एक मंदिर हुआ करता था, उसके साथ ही में मस्जिद होती थी। वो मंदिर भी डूब गया, वो मस्जिद भी डूब गई उसके अंदर दोनों। बाद में कहीं ना कहीं लोगों ने फिर से बनाई होगी। तो कहने का मतलब है, जो कुदरत है उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब एक बराबर है। इसी तरह से भगवान के लिए जो है ना, अल्लाह के लिए, भगवान के लिए सब इंसान एक बराबर है। और बड़ी बात ये आती है, जो बड़ी दुख की बात है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, भगवान ने, अल्लाह मियाँ ने बनाए इंसान, इंसान ने बनाई मंदिर, इंसान ने बनाई मस्जिद, इंसान ने बनाया गुरुद्वारा। और जब इंसान आपस में लड़ते हैं, किसी की मंदिर की कोई ईंट हिलती है या मस्जिद की कोई ईंट हिलती है, तो हम उसके लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, और उस भगवान के बनाए हुए इंसान उसका लहू बहा देते हैं। तो सोचने की बात यह है कि ज़रूर सोचिएगा कि हम सब एक हैं, तभी हम हिंदुस्तान में। इसीलिए मैं कहूँगा कि इस पाकिस्तान ने हमें ये तो सिखा दिया कि आपस में हमें एक दूसरे से कोई मतभेद नहीं रखना है। अगर कोई मतभेद रखना है तो इसी नापाक मुल्क के खिलाफ रखना है। जो पार्लियामेंट सेशन की मांग की जा रही कांग्रेस की तरफ से, अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, देखिए, मुझे लगता है कि सब कुछ भला चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जो काम आज हिंदुस्तान ने कर दिखाया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि भारत इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि कोई जहां मर्जी से ड्रोन उड़ा ले, कोई जहां से जो मर्जी कर ले। हमारे लोगों को 99.9% महफूज रहे हम सब लोग। कितना ड्रोन उड़ाया गया वहाँ से, कहाँ से उठा के। और मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि भाड़े के टटुओं से जिहाद नहीं चलता, और भाड़े के हथियारों से आप जंग नहीं जीत सकते। यहाँ पर हिंदुस्तान ने मेड इन इंडिया जो वेपन भेजे, जहाँ पर जाता था वहीं ठोका गया। और मैं बताना चाहता हूँ, 20 से बुलेट, अगर आप 20 से बुलेट मारोगे, अगली स्ट्रेटजी है 20 से ब्रह्मोस आपके ऊपर छोड़ी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान सचेत हो जाइएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है। हम हमेशा अमन, सुकून, सुख चैन से रहना चाहते हैं, लेकिन अब अगर कुछ भी करोगे तो उसका पछतावा करने का भी आपको वक्त नहीं दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल होने के बाद कश्मीर में लाल चौक में
तिरंगा रैली निकलती है, कश्मीरियों ने फ्लैग उठाया और कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। किस तरह देखते हैं ये मैसेज? फिर से पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीरी खड़े हैं आज। बिल्कुल खड़ा होना भी चाहिए। एक ऐसा नापाक मुल्क, एक ऐसा भूखा नंगा मुल्क जो कटोरा लेके भीख मांगेगा। अब एक भिखारी मुल्क और दूसरा टर्की, दो भिखारी मुल्क जब एक दूसरे से मिलेंगे, एक भिखारी दूसरे भिखारी के साथ रोटी शेयर करेगा, एंड में दोनों ही मूर्छित होकर घिरेंगे, दोनों भूखमरी से मरेंगे। अब हमारे कश्मीर वाले क्यों इनकी तरफ मदद क्यों करो, कि इनके साथ क्यों खड़े? कभी खड़े नहीं होते, आज तक खड़े नहीं हुए। वो जब समय था, जब यहाँ पर टू नेशन थ्योरी के चलते किया जा रहा था, तब कोई खड़ा नहीं, तो आज क्यों खड़ा होगा? उनको बिल्कुल सबको पता है। एक ऐसा मैं अब वो अपशब्द नहीं यहाँ यूज़ कर सकता, लेकिन एक ऐसा मुल्क है, खुद सोचिए कि जहाँ के टॉप 10 बिजनेसमैन कौन है? ISI वाले, पाकिस्तान की आर्मी के जो हेड्स हैं। आप कनाडा चले जाइए, USA चले जाइए, इनके सभी ऑफिसर्स ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखी है। इस लड़ाई में भी ये लोग तैयार थे अपनी फैमिलीज़ को बाहर भेजने के लिए, कुछ ने तो भेज भी दी थी फैमिलीज़ को। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर अगर किसी की जवान बच्ची फोत हो जाती, सोचिए कितना घटिया मुल्क होगा कि जहाँ जवान बच्ची फोत हो जाए तो माँ बाप उसके क्या करते हैं? उसके ऊपर पिंजरा डाल के 1 महीने 2 महीने के लिए बैठते हैं। सोचिए, जहां पर एक बच्ची जो फोत हो चुकी है वो सेफ नहीं है, ऐसा मुल्क किसी को क्या देगा? ये तो मैं कहता हूं बार बार सजदा करना चाहिए मकबूल शेरवानी को। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि हमें धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का कि जब इतने ड्रोन उड़े कश्मीर के ऊपर, एक भी ड्रोन किसी कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के नापाक इरादे को उसने कामयाब नहीं होना दिया। तो हम अपने हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और इस चीज़ का जो काम कश्मीरियों ने कर दिखाया, पूरा हिंदुस्तान आज इसे देख रहा है। जिस तरह से PM मोदी साहब ने देश को एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान को खुली वार्निंग दी, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा, ट्रेड और जो आतंकवाद है एक साथ नहीं चलेगा। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही ट्रंप ने बयान दिया कि मैंने उनको फोर्स किया था, या आपका ट्रेड चलेगा या तो फिर सीज़ फायर करो। इन्होंने बिज़नेस और मतलब ये ट्रेड के लिए वॉर को रोक दी। वो जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पीछे एक मुर्गा है, वो रोज़ सुबह बांग देता है और फिर उसको सूरज निकलता है। उसके बाद 1-2 दिन उसने बांग नहीं दी, मैंने देखता हूँ सूरज देवता निकला, सूरज निकला हुआ था। मेरे ख्याल से आपकी बात का जवाब इसी में होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ BJP के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया बातचीत करने के लिए थे। पहलगाम इंसिडेंट के बाद किस तरह से हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के मुताबिक लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा, 9 से ज़ायद कैंपों को डिस्ट्रॉय किया। अब हिंदुस्तान में आतंकवाद कम होगा या आतंकवाद फिर से बढ़ेगा, इस पे क्या कुछ होगा? बातचीत पूरी की हमने इनके साथ, इनने पूरे जवाब दिए। आप किस हद तक सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।